दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि जब हम कोई जमीन खरीदने जाते हैं या किसी जमीन को हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो हम ये कैसे जाने कि ये आबादी की भूमि है, माने आवासीय स्थल है, या ये कृषि भूमि है, माने इसमें खेती पाती होती है। क्योंकि देखने में बहुत जगह ऐसी आपको मिल जाएंगी दोस्तों जहां मकान बने होंगे या कुछ प्लाट जैसे बने होंगे, बाउंड्री वाल खिंचे होंगे। तो क्या केवल प्लाट बने होने से, बाउंड्री वाल बने होने से या नींव भरी होने से आप उस जमीन को आवासीय जमीन समझ लेते हैं या आवासीय जमीन मान लेना चाहिए? कानून क्या कहता है, आज इसी विषय पर चर्चा है। और अगर कोई ऐसी जगह है जो कागज में तो आबादी दर्ज है लेकिन वहां पर कृषि हो रही है, खेती हो रही है या खंडहर पड़े हैं, तो क्या उसको हम कृषि भूमि मान लेंगे? दोस्तों आज इसी विषय पर चर्चा है और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन खरीदने जाते हैं, प्लाट लेने जाते हैं और ऐसी ही मुसीबतों में फंस जाते हैं, बाद में उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। स्टाम्प चोरी का भी मुकदमा हो सकता है, क्योंकि ऐसी किसी लैंड पर, ऐसी किसी जमीन पर जो आवासीय घोषित हो गई है या आवासीय है, कोई बैनामा हो जाता है और बैनामे में आवासीय दरों से स्टैंप नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि आवासीय दरों के स्टैंप बहुत ज़्यादा हैं और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके स्टैंप पेपर भी कम लगते हैं बैनामा होते समय, विक्रय पत्र बनवाते समय। तो दोस्तों आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कौन सी लैंड या जमीन आवासीय है और कौन सी जमीन कृषि भूमि है जिसमें खेती होती है। दोस्तों इसको डिफाइन किया गया है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में। दोस्तों सबसे पहले आप ये चर्चा करते हैं कि आवासीय भूमि कौन सी होती है, किसको हम आवासीय भूमि मानेंगे? जिस पर हमारा मकान बना हो तो दाखिल खारिज की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका दाखिल खारिज ही नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? क्योंकि फिर वो भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम से गवर्न ही नहीं होती है, वो जमीन फिर सीधे सीधे आपके नगर पालिका एक्ट से गवर्न होने लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी जमीन को जमींदारी अधिनियम में वो जमीन अंकित है, जमींदारी एक्ट माने यूपीजेडे में, और चकबंदी अधिकारियों ने जब वहां चकबंदी हुई थी या जब भी कोई बंदोबस्त हुआ था, बंदोबस्त का मतलब होता है पूरी जमीन को इकट्ठा करके उसको अलग अलग काश्तकारों में बांट देना या राज्य सरकार में बांट देना और उसको लिख देना आंकड़ों के रूप में। तो दोस्तों जब ऐसी कोई जमीन जिसमें ऐसा विवरण लिखा हो कि आबादी है, आप कभी भी कोई किसी गांव की पूरी खतौनी उठा के देखेंगे तो उसमें एक दो पन्ने खतौनी के होंगे जिसमें आबादी लिखा होगा और बहुत सारे नंबरान दर्ज होंगे या एक दो नंबर होंगे, वो काफी बड़े होंगे। तो उस पूरे गांव में जितना एरिया आबादी का होता है वो आबादी होती है, वो लैंड जो है वो आबादी भूमि है। उसके अंदर जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका कोई विवरण ही नहीं लिखा जाएगा। उसका विवरण देखने के लिए और पीछे चलेंगे, उसमें मिलता है। अब देखते हैं कि इसके इतर दोस्तों अगर कोई लैंड जो किसी नगर पालिका के आसपास है, नगर पालिका परिषद है या नगर पंचायत है या नगर निगम है, उसने नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत उस कृषि भूमि को अर्जित कर लिया है केवल इस उद्देश्य से कि यहां पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएंगी, तो वो भी लैंड जो है वो आबादी लैंड कहलाएगी। तो जब वो आबादी लैंड कहलाएगी तो उस आबादी लैंड पर जो मकान बने होंगे उनमें उस जमीन का दाखिल खारिज उस अर्जित भूमि का नहीं होता है। उसमें जो प्लाटिंग होगी उसके प्लाट होंगे और वो टाउन एरिया या वो नगर निगम आपको अपने रिकॉर्ड में आपके मकान बने होने का प्रमाण पत्र दे देगा कि यहाँ मकान, और आपसे हाउस टैक्स वसूलेगा। तीसरा एक और है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में ही एक धारा है 143 143, इसके अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दे करके आप किसी भी ऐसी भूमि को जो भूमि कृषि भूमि है लेकिन अब उसमें कृषि नहीं की जा रही है और वो अब कृषि भूमि नहीं रह गई है, तो उसकी घोषणा करवा सकते हैं कि अब ये भूमि आवासीय भूमि हो गई है। अब इसमें जो निवास हो रहा है वो
आवास का सिस्टम हो गया है, अब इसमें कोई कृषि नहीं हो रही है। दोस्तों इस तरह से ये 3 मोड जो मैंने बताए हैं, 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं जिससे आबादी लैंड का डिस्क्रिप्शन पता चलता है, आपको जानकारी हो जाती है कि ये लैंड जो है ये आवासी है। और इसी के साथ ही बाकी जो भूमि है वो भूमियां सब कृषि भूमि है। अब उस कृषि भूमि में भी एक अलग से ग्राउंड है, एक धारा है हमारे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में। ये लगभग हर स्टेट में अलग अलग धाराएं हैं, धारा बदल सकती है लेकिन उसका जो मेन स्रोत है वो यही है। कुछ ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, जिसको जो आपको कभी नहीं दी जा सकती, उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी भूमि है जिनके बारे में आपको जानकारी हो जाना बहुत आवश्यक है। किसी वीडियो में चर्चा करते हैं कि उन पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो उसमें आपका वो कब्जा कभी नहीं माना जाएगा, उसको अतिक्रमण माना जाएगा। और कब्जा और अतिक्रमण में क्या अंतर है ये भी किसी और वीडियो में बताते हैं, क्योंकि आज इसका विषय अलग है। तो दोस्तों कुछ ऐसी लैंड हैं जैसे धारा 132 यूपीजेडे में ही पशुचर भूमि है, जहां पर जानवर चरेंगे माने उस पर घूमेंगे, उनके लिए घास उगेगी। तो ऐसी जो पशुचर भूमि है वो ना तो कृषि भूमि है और ना ही आवासीय भूमि है, ये सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है और ये लगभग हर गांव में या हर शहर में होती है। दूसरा है कि जहां पर पानी भरा रहता हो, जिसमें सिंघाड़ा या अन्य कोई ऐसी फसल की जाती हो, वो भी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। इनका आवंटन इस तरह से नहीं होता है जैसे सामान्य भूमि का होता है, और इनका बंदोबस्त भी नहीं होता है। जब भी कभी चकबंदी होगी तो ऐसी लैंड जो पशुचर भूमि है उसका सेटलमेंट नहीं होता है, किसी को दी नहीं जाती, वो वैसी पड़ी रहती, ना ही इनकी चकबंदी होती है, केवल नंबर चेंज हो जाते हैं इनके। नदी के तल की भूमि, जो तलहटी है किसी नदी की लैंड, तो वो भी है, और उससे सटी हुई भी कुछ भूमि होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नदी अपनी तलहटी बदल देती है, थोड़ी सी धारा इधर खिसक जाती, कभी इधर खिसक जाती है, तो उसमें जो जमीन निकलती है वो जमीन सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, वो उसका बंदोबस्त नहीं होता है, वो उतना एरिया छूटा ही रहेगा हमेशा। इसके साथ कुछ अस्थायी माने टेम्परेरी खेती करने के भूखंड होते हैं, इनका भी कभी सेटलमेंट नहीं होता है, माने इनकी चकबंदी नहीं होती है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसके अलावा वन भूमि या बाग भूमि, आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी गांव में टोंगिया विधि से वन लगाने के लिए कुछ अलग से भूमि आवंटित कर दी जाती है, और वो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, उसका भी कभी बंदोबस्त नहीं होता है। जब भी चकबंदी होगी तो उतना एरिया वो छोड़ दिया जाएगा कि वन या बाग भूमि है। इसके अलावा कुछ ऐसी और लैंड हैं जिनकी चर्चा कर लेना जरूरी है, जैसे कुछ सेना को भूमि जो दी जाती है, सेना को अपने उनके निजी प्रयोजन के लिए होती है। सेना की टुकड़ी वहां रुकेगी, वहां पर खेलेगी, वहां कोई अभ्यास करेगी, प्रैक्टिस करेगी, और कई विधियों के लिए उनको आवास के लिए भी दी जा सकती है। तो ऐसी भूमि भी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, इनका सेटलमेंट नहीं होता, इनकी चकबंदी नहीं होती है। और रेल व नहर की सीमा में जो भूमियां हैं, नहर की सीमा या रेल का जहां से रेल नेटवर्क निकलेगा वो भूमि, वो भी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। इस पर अगर आप कब्जा करते हैं तो आपका ये कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा, कभी आपको इस पर कब्जा नहीं कहा जाएगा ये। अच्छा, छावनी सीमा के क्षेत्र के अंदर की भूमि, जहां पर कोई कैंटोनमेंट एरिया होगा, जहां पर छावनी होगी आर्मी की या अन्य किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो उस छावनी के आसपास की जो भूमि होगी, उस क्षेत्र की जो भूमि होगी, वो भी सेटलमेंट उसका नहीं होता है और वो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होती है। कच्ची खाद का क्षेत्र, जहां पर कच्चे खाद के गड्ढे तैयार किए जाते हैं या कच्ची खाद बनाई जाती है, उसके क्षेत्र जो हैं वो भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हैं। नगर सुधार या नगर पालिका द्वारा अर्जित भूमि, शहरों में बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि कोई नंबर नगर पालिका या नगर निगम ने एक्वायर कर लिया और उस स्पेशल गाटा नंबर पर लोग बिक्री कर देते हैं, उसकी बेच देते हैं उसको। बाद में चूंकि वो एक्वायर हो चुकी है तो वो उस भूमि को वो नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका छीन लेती है, उन लोगों से बड़ा परेशानी होती है। तो ऐसी लैंड भी सार्वजनिक प्रयोजन की लैंड होती है, वो आपको नहीं मिल सकती है। और एक और विशेष प्रकार की लैंड होती है, जब चकबंदी होती है तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कई ऐसी जमीनें छोड़ दी जाती हैं, जैसे मरघट है, खलियान है। तो ये इन जगहों पर भी इनका आवंटन भी नहीं होता है आपको, और इनका सेटलमेंट भी नहीं होता है। तो दोस्तों
आज मैंने प्रयास किया आप लोगों को ये जानकारी देने का। हमें अगर कोई ऐसा आपको कोई शंका हुआ करे तो आप लोग हमारा कॉल मी 4 ऐप है, उससे मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस का चार्ज है। और हमें कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका भी हम उत्तर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद।